स्टार्ट। तो दोस्तों गुड मॉर्निंग। जी हाँ, आज के एपिसोड का नाम हम रखते हैं रिलेटिविस्टिक अप्रोच इन स्टैंडिंग वेव मूविंग notes model explains photons around black holes। जी हाँ, आइंस्टीन के ब्लैक होल्स। एपिसोड 22 अपेंडिक्स 8। तो दोस्तों हम अपनी शुरुआत जो है फिर से एक प्लाज्मा से करते हैं। सबसे पहले अपना यूनिवर्स बना लेते हैं जिसको हम स्पेस एस से रिप्रेजेंट करते हैं, यूनिवर्सल स्पेस। अभी यहाँ कोई फील्ड नहीं है। अब मान लीजिए यहाँ कोई प्लाज्मा है और ये प्लाज्मा मान लीजिए केवल पॉजिटिव चार्जेस और एसोसिएटेड मासेस से बना हुआ है। ठीक है, अभी कोई फील्ड नहीं है क्योंकि कोई भी एनर्जी या मास लॉस इस प्लाज्मा से नहीं हुआ है सराउंडिंग स्पेस में, इसलिए फील्ड का डेवलपमेंट नहीं। लेकिन अब यहाँ पे ये एनर्जी और मास लॉस होता है और एक्चुअली में प्लाज्मा से क्या बोलते हैं, एनर्जी एंड मास लॉस होता है। आपको जो उसके साथ चार्ज भी लॉस होगा और मतलब प्लाज्मा क्या होता है, वो स्प्रेड होता है। क्या होता है? स्प्रेड होता है और इसी के साथ साथ कंडेंस होता है। अब सिचुएशन हम अपने मॉडल में इस तरह दिखाते हैं कि ये जो प्लाज्मा था एक्चुअली में अब एक पॉइंट चार्ज पर केंद्रित हो गया। जो बचा हुआ चार्ज है इसको हम QS प्लस कहेंगे और इसके अराउंड एक्चुअली में इस पूरे स्पेस में फील्ड डेवलप हो गई। और ये जो फील्ड है वो वेक्टर E से है किसी पॉइंट पर, सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड ना, और चूँकि पॉइंट चार्ज में मास भी है तो इसी के साथ साथ एक ग्रेविटेशनल फील्ड भी। ओके, यहाँ पर ये बातें समझ में आ गई। अब रिलेटिविस्टिक अप्रोच ये कहती है अगर हम देखेंगे, कोई ऑब्जर्वर देखेगा इस चीज़ को तो कहेगा ये फील्ड जो है एक्चुअली में यहाँ पे जो भी हर एक पॉइंट पे डेवलप हुई है वो प्लस Q चार्ज जो है जिस पे बचा हुआ मास M है और जो बचा हुआ प्लस Q चार्ज है उसके कारण हर एक पॉइंट पे फील्ड डेवलप हुई है। और कूलम्ब्स लॉ से आप कैलकुलेट करना चाहेंगे। हम आपको बता दें कि शुरू में चार्ज जो था वो ज़्यादा था, Q इन इनिशियल ज़्यादा था और मास भी इनिशियल ज़्यादा था। ये ज़्यादा था किससे? जो बचा हुआ चार्ज है Q सोर्स जो अब बच गया है पॉइंट चार्ज, उससे और उसके एसोसिएटेड मास से। तो एक्चुअली में ये जो फील्ड का डेवलपमेंट है एक्चुअली में रिलेटिविस्टिक अप्रोच में हम मानते हैं कि फील्ड का डेवलपमेंट जो है वो QS से नहीं हुआ है। जो फील्ड है यहाँ पर हर एक पॉइंट पर जो यहाँ पे एक्चुअली में फील्ड है वो एक्चुअली में जो ये जो QS है पॉइंट सोर्स ना, इससे फील्ड का डेवलपमेंट नहीं हुआ है। एक्चुअली में ये जो फील्ड का डेवलपमेंट है ये एक्चुअली में हुआ है किससे? जो मास लॉस है और इसी के साथ जो एक्चुअली में चार्ज लॉस है, इसके कारण फील्ड का डेवलपमेंट हुआ है। और इसीलिए क्या बोलते हैं हम इसको अपने मॉडल को रिलेटिविस्टिक अप्रोच भी कहते हैं। तो भाई क्वांटम फिजिक्स में आइंस्टीन साहब का भी रोल है ना,
तो इसलिए हमने वहाँ से भी कुछ चोरी करने की कोशिश की। उनका भी भाई सेंटेनरी ईयर है क्वांटम फिजिक्स का, तो भले ही श्रोडिंगर साहब के आराम बैठो, कोई दिक्कत है ना। रीमा दिक्कत हो रही का असली बात, रीमा को तकलीफ़ है थोड़ा हाथ में, तो किसी तरह दो मोबाइल पकड़ती है, एक फेसबुक लाइव के लिए, एक यूट्यूब के लिए। तो एक्चुअली में हमको ये समझना चाहिए कि क्वांटम फिजिक्स के 100 साल हो रहे हैं श्रोडिंगर के हिसाब से, लेकिन उसके पहले आइंस्टीन का भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। और श्रोडिंगर इक्वेशन में जो E बराबर h म्यू देखते हैं ना, वो रिलेटिविस्टिक अप्रोच से ही आया हुआ है, जिसका प्रयोग हुआ है। और फोटॉन जो पार्टिकल है वो भी आइंस्टीन की ही देन है, तो उनको भी ट्रिब्यूट बनता है, प्लांक्स को भी बनता है। तो इसलिए जो ये फील्ड है प्लस चार्ज के कारण, क्यू चार्ज बचे हुए सोर्स के कारण, एक्चुअली में सराउंडिंग स्पेस में ये प्लस QS चार्ज के कारण और इसके मास के कारण नहीं है, बल्कि कहीं ना कहीं ये जो मास लॉस है और इसी के साथ जो चार्ज लॉस है उसके कारण ये फील्ड है। इसको हम कहेंगे क्या, रिलेटिविस्टिक अप्रोच। ठीक है, तो जब हम इतना मान लेते हैं तो अब इस प्लस QS प्लस चार्ज से जो पॉइंट चार्ज है इससे हमारा मतलब नहीं है। वो बात अलग है कि ये जो भी लॉस हुआ है सराउंडिंग स्पेस में चार्ज और मास का, वो एक्चुअली में इस सोर्स से ही हुआ है। तो एक्चुअली में जो फील्ड आती है वो इस सोर्स चार्ज जो है उसके प्रोपोर्शनल मैथमेटिकली कूलॉम्स लॉ में दिखती है, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल सोर्स से दूरी के r² के दिखती है मैथमेटिकल फॉर्म में। लेकिन रिलेटिविस्टिक सेंस में हम कहेंगे कि ये जो फील्ड है किसी भी पॉइंट पर, वो एक्चुअली में लॉस्ट मास चार्ज से ही फील्ड का डेवलपमेंट हुआ है। तो जब हम इतना मान लिए तो अब हमको अपने मॉडल में क्या बोलते हैं, जिस स्पेस में फील्ड है उसमें हम जो यहाँ पर एक तरह से पॉइंट सोर्स प्लस चार्ज है, इसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। एक्चुअली में फील्ड ही सब कुछ हो जाएगी। और इस पॉइंट पे अगर फील्ड है तो एक्चुअली में इस पॉइंट पे करस्पॉन्डिंग मास लॉस हुआ होगा जहाँ फील्ड है, और उसके बगल भी अगर फील्ड है तो वहाँ पे भी करस्पॉन्डिंग मास एंड चार्ज लॉस हुआ होगा ना। इन दोनों पार्टिकल्स जो एक तरह से जिन्होंने अपना फील्ड बनाने में मास लॉस किया है और चार्ज लॉस किया है, तो कहीं ना कहीं इन दोनों पार्टिकल्स को हम एक तरह से VP1 कहेंगे, इसको VP2 कहेंगे। तो ये जो VP1 पार्टिकल है ना, एक्चुअली में इसका अराउंड जो चार्ज है, ये चार्ज वर्चुअल चार्ज है जो अब लॉस हो चुका है, और इसका एक अपना मास है। ये अंदर भी चार्ज हम दिखा नहीं रहे हैं। और क्या बोलते हैं, इसी के बगल ये VP1 है और VP2 आपका इसी के बगल जस्ट सट के है ना। ये VP2 है, इसमें भी एक लॉस्ट चार्ज है, ये वर्चुअल चार्ज है, और इसके करस्पॉन्डिंग एक मास लॉस भी हुआ है। तो Q लॉस प्लस ना, और Q ये M यहाँ पे भी दूसरा Q हो सकता है मैग्नीट्यूड में, Q लॉस प्लस, और इन दोनों के करस्पॉन्डिंग वर्चुअल मास लॉसेस है, वर्चुअल मास लॉसेस है। हम भी लगा देते हैं, मान लीजिए वर्चुअल लॉसेस है। ठीक है, ये दो पार्टिकल्स हैं। दरअसल इन वर्चुअल पार्टिकल्स के कारण ही एक्चुअली में जो लॉस मास एंड चार्ज का हुआ है, वो यहाँ पर फील्ड का इस रीजन में अंदर फील्ड दे रहा है। क्या दे रहा है? फील्ड दे रहा है, इस रीजन में अंदर फील्ड दे रहा है ना। तो अब आप फील्ड पे केंद्रित आइए, चूँकि फील्ड एक्चुअली में रियल है, चाहे हम जिस भी फ्रेम में रिलेटिविस्टिक अप्रोच से देखें या इसको ही मान के फील्ड देखें, क्लासिकली फील्ड जो रियल है, तो हमेशा हमको लगता है कि यार फील्ड के पीछे कहीं ना कहीं एक सोर्स होना चाहिए। ठीक है, यहाँ सोर्स है, लेकिन इस सोर्स का कोई लेना देना नहीं है क्योंकि फील्ड रियल है। एक्चुअली में फोटॉन्स के केस में जब फोटॉन होता है, फोटॉन जब होता है तो फोटॉन में इस फोटॉन के रीजन में केवल फील्ड होती है। क्या होती है? फील्ड होती है। सोर्स का अता पता जो सोर्स रहता है वो पता नहीं रहता है। तो मेन चीज़ क्या है? फील्ड रियल है। फील्ड चीज़ रियल है जो मास एनर्जी और मास और
चार्ज के लॉस से आया है। लेकिन फिर भी तो हम ये मानते हैं कि अक्सर जैसे देखते हैं, जो रियलिटी हम देखते हैं और जो नहीं देख पाते हैं, कि प्लस कोई चार्ज के कारण, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण फील्ड का जन्म होता है। तो इसलिए अगर यहाँ फील्ड है तो आप ये मान लीजिए कि इमेजिनरी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण, एक्चुअली में ये जो इमेजिनरी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वर्टिकल पार्टिकल में, उसके कारण ये फील्ड का जन्म हुआ है। ठीक। अच्छा, आप अब भी ना सेटिस्फाई हो तो आप बस ये मान लीजिए कि चूंकि ये इमेजिनरी चार्ज हम डिटेक्ट नहीं कर सकते, जो ये जो आपका चार्ज है प्लस वर्चुअल पार्टिकल का, इसको हम इसलिए नहीं डिटेक्ट कर सकते क्योंकि इसमें मास जो है इन पार्टिकल्स का लगभग 0 है, इसलिए डिटेक्ट नहीं कर सकते, इसलिए भी ये इमेजिनरी है। अब इस तरह से सोचिए भाई, ठीक है मास लॉस हो गया प्लाज्मा से, लेकिन चार्ज कहाँ गया, हम इस तरह से मान लीजिए। तो एक्चुअली में वर्चुअल पार्टिकल्स जो हैं, जो अगर किसी फील्ड में हैं, सीधा फील्ड में आ जाते हैं, फोटोन पे आ जाते हैं, तो एक्चुअली में फोटोन जो है वो वर्चुअल पार्टिकल्स जो हैं उनसे बना हुआ है। ठीक है, जिसमें प्लस वर्चुअल चार्ज है, माइनस वर्चुअल चार्ज है। इसको आप कहिए कि ये मासलेस पार्टिकल्स हैं, और ये चार्ज वर्चुअल भले ही हैं लेकिन ये रियल की तरह बिहेव करते हैं, रियल की तरह करते हैं, क्योंकि इन वर्चुअल चार्जेस में इनके पीछे जो मास है वो 0 है। क्या है? 0 है। तो फोटॉन को आप वर्चुअल पार्टिकल की तरह आप सोच सकते हैं। ठीक है, फिर से पुराने मॉडल पे जब आएंगे तो हम देखेंगे क्या, अब अपने मॉडल को वहाँ पहुँचाना चाहिए जहाँ से हम ब्लैक होल की तरफ बढ़ पाएँ। एक्चुअली में देखते जो हैं वो इनकम्प्लीट रियलिटी होती है, जो बचा हुआ चार्ज Q+ ना, आप इसको कुछ समय के लिए ब्लैक होल मान लीजिए। क्या मान लीजिए? ब्लैक होल, जहाँ मास और चार्ज इकट्ठा है। ठीक, और ब्लैक होल से जो भी मास चार्ज सब कुछ लूज हुआ वो सराउंडिंग स्पेस में, जिसने फील्ड को जन्म दिया। लेकिन जब फील्ड किससे बनी होगी हर एक पॉइंट पे? वर्चुअल पार्टिकल से बनी होगी। किससे बनी होगी? वर्चुअल पार्टिकल से बनी होगी। ठीक है, और ये जो वर्चुअल पार्टिकल्स हैं इनको वीपी बोलिए। ये वर्चुअल पार्टिकल्स स्पेस में चारों तरफ हैं, एक दूसरे के टचिंग में हैं, प्लस चार्जेस में मास एकदम 0 है। ठीक है, लेकिन ब्लैक होल्स में क्या होता है कि फील्ड जो बहुत स्ट्रांग होती है, फील्ड बहुत स्ट्रांग होती है, और फ्लक्चुएशंस भी, टेम्पररी फ्लक्चुएशंस भी ऐसा कर सकते हैं कि ये जो वर्चुअल पार्टिकल्स हैं ये कुछ कोएलेस कर जाएं। क्या कर जाएं? कुछ कोएलेस कर जाएं। तो जैसे ही ये कोएलेसिंग होगी तो एक्चुअली में इस रीजन के अंदर एक्स्ट्रा चार्ज आ जाएगा। तो ये एक तरह से एनर्जी, जो फील्ड की एनर्जी है वो एक्चुअली में जब एक्स्ट्रा चार्ज आएगा तो फील्ड बढ़नी चाहिए, इस रीजन में फ्लक्चुएशन होना चाहिए। लेकिन क्या सकता है कि जब ये दो पॉजिटिव चार्जेस जो हैं, वर्चुअल चार्जेस, जब पास आ रहे हैं और जो कोएलेस कर रहे हैं, तो जो एनर्जी लग रही है वो अगल बगल की फील्ड से मिल रही है, जो ब्लैक होल की ही है, जो लॉस्ट मास चार्ज के अकॉर्डिंग ही है, जो मास लॉस है उसके अकॉर्डिंग वहीं से एनर्जी फ्लो होगी इनको पास लाने में। लेकिन ये फील्ड नहीं बढ़ाएगा, ये एक्चुअली में छोटे छोटे टेम्परेरी मासेस बना लेगा, छोटे छोटे टेम्परेरी मास फील्ड की कीमत पर, टेम्पोररी मास। तो अब हम वर्चुअल पार्टिकल को सीन से हटा देते हैं, तो ब्लैक होल के पास हम क्या देखेंगे? ब्लैक होल के पास, ये ब्लैक होल के पास एक्चुअली में केवल ये जो टेम्परेरी मासेस हैं, जो ये पार्टिकल पास भी आए कभी दूर भी चले जाएंगे ना, तो एक्चुअली में आप एक तरह से मिस देखेंगे। क्या देखेंगे? मिस, या इसको कहें कि यहाँ से
एक्चुअली में आप ना ये एक्चुअली में आप एक नेट देखेंगे। क्या देखेंगे? नेट ना। हम नेट नहीं बना पा रहे हैं, बताइए ना। और जैसे क्या बोलते हैं, मोटा मोटा कहें कि ये QS ब्लैक होल है और इसके अराउंड एक्चुअली में हम क्या देखेंगे? अब बन गया ना। और यहाँ पर एक्चुअली में हम ये मिस देख रहे हैं, मिस। और ये मिस जो है, ये ब्लैक होल से जो छोटे छोटे मासेस हैं एक्चुअली में ये मिस देख रहे हैं। ये क्या देख रहे हैं? मिस देख रहे हैं ना। ये मिस, या सीधा सीधा आप इसको और अच्छे बेटर वे से दिखाएं। हम आर्टिस्टिक हैं लेकिन उस वाले आर्टिस्टिक नहीं हैं कि ये जो मिस है इसके अराउंड क्या है, ये जो टेम्परेरी मास यहाँ से चलता है, ये ऐसे चल रहा है ना। और ऐसे तरह से यहाँ से भी टेम्परेरी मास चल रहे हैं। इसी तरह से ये जो टेम्परेरी मास है ये यहाँ से चल रहा है। तो एक्चुअली में ये एक तरह से चारों तरफ इसके अराउंड नेट बनता है टेम्परेरी मासेस का। इसको और कुछ नहीं कहेंगे, इसको हम कहेंगे ग्रेविटॉन मिस। ग्रेविटॉन मिस। एक्चुअली में इसी मिस में फील्ड फंसी होती है, इसी मिस में जो होती है फील्ड फंसी और ये मिस का डिज़ाइन बदलता रहता है, मिस का डिज़ाइन बदलता रहता है। तो एक्चुअली में अब क्या होता है कि नॉर्मल जो अगर ग्रेविटी है इसी पॉइंट पे, मान लीजिए ये अर्थ है, तो अर्थ है और इसमें बचा हुआ चार्ज अर्थ का ई है ना। तो इसके अराउंड जो ग्रेविटी है उसमें जो भी मिस रहेगा, ग्रेविटॉन का मिस जो भी मूवमेंट, क्योंकि फ्लक्चुएशन यहाँ भी हल्के फुल्के हो सकते हैं, तो पार्टिकल्स आपस में कुछ क्या बोलते हैं थोड़ा सा कोलाइड कर सकते हैं, तो ये मिस हो सकता है ना। लेकिन जैसे जैसे अंदर की ओर आएंगे तो ये मिसेस के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाएंगे, मोमेंट्री मिसेस के। ये मोमेंट्री मिस हैं ना, ये मिसेस बढ़ जाएंगे लेकिन बाहर कम। तो जब यहाँ पे लाइट जो आती है, फोटॉन जब आएगा, अल्टरनेटिव पॉजिटिव नेगेटिव वर्चुअल पार्टिकल के साथ फील्ड में आएगा, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस ना। तो एक्चुअली में यहाँ किसी मेस से जब टकराएगा, मोमेंट्री मेस से, तो एक्चुअली में ये आपस में कंप्रेस होंगे। तो ये प्रोटॉन जब कंप्रेस होगा तो आपस में ओवरलैपिंग होगी। क्या होगी? ओवरलैपिंग होगी। जो भी ओवरलैपिंग आगे की तरफ हो रही है तो टेम्परेरी मास यहाँ बनेगा और ये इसकी टेम्परेरी मास की डायरेक्शन फोटॉन के अंदर पीछे से आए, इधर से आएगी ना। लेकिन क्या है, सिस्टम चूँकि बहुत थोड़ी मिसिंग है और इसलिए ये टेम्परेरी मास थोड़ी देर चलेगा, फिर से फोटॉन अपना रियल, थोड़े समय के बाद फिर से अपना रियल अपना वो पा लेगा। तो फोटॉन एक्चुअली में आगे बढ़ जाएगा क्योंकि मिसिंग जो है टेम्परेरी है और जिसके कारण मोमेंट्री जो मास है वो भी टेम्परेरी है। लेकिन ये जो मोमेंट्री मास फोटॉन के अंदर, फोटॉन के इनसाइड डेवलप हुआ, और जो ये मेस का मास है, क्या चीज़, ये जो देखिए, ये जो फोटॉन के अंदर जो एक्चुअली में जो मास है और जो मेस का टेम्परेरी मास है, ये अट्रैक्ट करेंगे। ओवरऑल चूँकि फील्ड सोर्स की तरफ ज़्यादा है इसलिए ज़्यादा मेस, इफेक्टिव मेस इधर बनेंगे। तो ओवरऑल होगा क्या कि ग्रेविटी में ये जो फोटॉन है ये थोड़ा सा क्या बोलते हैं, मूव करते हुए जब निकलेगी तो थोड़ा सेंटर की ओर, तो फोटॉन अपने पाथ से थोड़ा सा सेंटर की ओर वो हो जाएगा ना। इसको कहेंगे लाइट की बेंडिंग, फोटॉन बेंडिंग। तो एक्चुअली में अब जो फोटॉन निकलेगा उसका रास्ता इस तरह से हो जाएगा। ब्लैक होल में क्या होता है, ब्लैक होल में मेस जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा कंसंट्रेटेड होते हैं। ब्लैक होल्स में, ब्लैक होल्स में मेस जो होते हैं, ब्लैक होल्स में मेस स्ट्रांग भी हो सकते हैं और ज़्यादा, प्लस भले ही मोमेंट्री हों लेकिन बहुत तेज़ी से वो बनते बिगड़ते हैं। तो कोई भी फोटॉन जब ब्लैक होल में आता है
अंतिम पॉइंट पे हम पहुंच गए। जब कोई भी फोटोन एक्चुअली में जब ब्लैक होल में आता है, ब्लैक होल में आता है, तो यहाँ पर जो मेश होती है ना, ये मेश काफ़ी इफ़ेक्टिव होती है। तो जब भी ये फोटोन आता है ना, तो मेश में किसी पॉइंट पर, किसी मेश पे जब मोमेंट्री मास से मिलता है, तो एक्चुअली में जो मोमेंट्री मास फोटोन के अंदर बनता है ना, वो इधर जाने के बजाय मेशिंग इतनी ज़्यादा होती है कि मतलब ब्लैक होल्स के बाद फ्लक्चुएशन भी ज़्यादा होते हैं। तो जो मेश का मास है, ये किसका है? मेश का, ब्लैक होल मेश का ना, ये और ये इतना एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं कि कहीं ना कहीं ये दोनों मासेस एक हो सकते हैं, ये दोनों मासेस एक हो सकते हैं। और इस तरह से फोटोन एक तरह से यहाँ फिक्स हो सकता है, फोटोन फिक्स हो सकता है, या स्टैंडिंग वेव का एक सिरा फिक्स हो गया, दूसरा सिरा भी अगर फिक्स हो जाए ना, तो फोटोन एक्चुअली में स्टैंडिंग वेव में बदल जाता है ब्लैक होल में। तो अगर ब्लैक होल के रीजन में अगर फोटोन आएगा, ये देखिए, अगर ब्लैक होल के रीजन में अगर फोटोन आएगा ना, अगर ये फोटोन अगर ब्लैक होल में आएगा, ब्लैक होल रीजन में आएगा, तो ये जो प्लेन वेव है, प्लेन वेव, ये ज़्यादातर चांसेस ऐसे हैं कि ये प्लेन वेव जो है, ये प्लेन वेव जो बढ़ रही है सी की स्पीड से, यहाँ ब्लैक होल में एक्चुअली में स्टैंडिंग वेव में फंस जाए। मतलब फोटोन के अंदर जो है, ये जो मतलब ब्लैक होल के अंदर फोटोन जो है वो फ्लक्चुएट करे उसके पार्टिकल एक ही पॉइंट पर स्टैंडिंग वेव के रूप में, ये स्टैंडिंग वेव हो जाए, स्टैंडिंग फोटोन ना। उसके बाद ऐसा नहीं है कि मेशिंग हमेशा नोड्स फिक्स रहेंगे, ये नोड्स फिर से गायब हो सकते हैं, तो ये फोटोन फिर से रिलीज हो सकता है, लेकिन फिर जल्दी से मेश में फंस जाएगा। तो उसके बाद पता लगा ये फोटोन जो है, क्या बोलते हैं, अगर पोजीशन फोटोन की यहाँ थी स्टैंडिंग फोटोन, तो कुछ समय बाद ये फोटोन आपको घूम फिर के इस फॉर्म में स्टैंडिंग फोटोन मिले। तो फोटोन कभी निकल ही नहीं पाता है ब्लैक होल में ना, इसलिए फोटोन ब्लैक होल से पास नहीं हो पाता। और कभी कभी ब्लैक होल से अगर थोड़े अप्रोप्रिएट दूरी पे है, तो लाइट आपको सर्कुलर वे में, ब्लैक होल है तो लाइट आपको सर्कुलर वे में, क्या बोलते हैं, लाइट मूव करती हुई आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं। और स्टैंडिंग फोटोन, एक बात ये भी समझिए, इसके एक मायने और आ जाते हैं कि अगर ये ब्लैक होल रीजन है, क्या है, ब्लैक होल, और यहाँ इसका सेंटर है, अगर यहाँ से एक फ्री फोटोन स्टैंडिंग फोटोन में बदल जा रहा है, किस में बदल जा रहा है, स्टैंडिंग फोटोन में, जहाँ पार्टिकल्स एक ही पॉइंट पे फ्लक्चुएट करते हैं ना, तो दो नोड्स बना रहे हैं ना। अगर यही जो नोड्स बने हैं, इनके वक्त दूसरे, यहीं पे अगर दूसरे फोटोन भी स्टैंडिंग फोटोन हो जाए और ये फ्लक्चुएट करे ना, तो ये दोनों स्टैंडिंग फोटोन यहाँ इस नोड पे मिल सकते हैं। और दोनों के पॉजिटिव सिरे अगर एक नोड पे कई सारे फोटॉन्स के, अगर स्टैंडिंग फोटॉन्स के मिल जाएंगे, तो एक नया, क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस बन जाएगा, और एक तरह से यहाँ पर न्यूक्लियस बन जाएगा ना पॉजिटिव चार्जेस का। और इसके अराउंड, क्या बोलते हैं, आपके स्टैंडिंग फोटॉन्स होंगे, और इसके अराउंड आपके स्टैंडिंग फोटॉन्स होंगे ना, स्टैंडिंग फोटॉन्स, और कई सारे स्टैंडिंग फोटॉन्स इस न्यूक्लियस पे बाइंड हो जाएंगे ना। लेकिन अंतिम सिरे चूँकि नेगेटिव होंगे, और उसमें जब एनर्जी चूँकि दोनों तरफ फ्लो करेगी, तो एक्चुअली में क्या होगा कि ब्लैक होल में क्या हो सकता है कि कई सारे स्टैंडिंग फोटॉन्स, एक स्टैंडिंग फोटॉन मान लीजिए ये है, इसका पॉजिटिव चुरा फ्लक्चुएटिंग, ब्लैक होल में एक नोड के पास, ब्लैक होल के एक टेम्पररी मेश के पास, मेश मतलब ग्रेविटॉन के मास के पास, ग्रेविटॉन मेश में एक्चुअली में दूसरा फोटॉन जब आएगा, स्टैंडिंग फोटॉन जो वाइब्रेट कर रहा है, ये एक्चुअली में दोनों पॉजिटिव वाले
यहाँ पे ओवरलैप करने की कोशिश करेंगे। तो कई सारे फोटॉन्स, स्टैंडिंग फोटॉन्स अपने पॉजिटिव एंड के साथ जब यहाँ ओवरलैप करेंगे ना, पॉजिटिव एंड के साथ ना, पॉजिटिव एंड के साथ, तो एक्चुअली में इफेक्टिवली न्यूक्लियस का जन्म होगा। क्या होगा? न्यूक्लियस का जन्म होगा। मोमेंटरी चार्ज पार्टिकल इस रीजन में जहाँ ओवरलैप है, पॉजिटिव एंड्स ओवरलैप कर रहे हैं, वो मोमेंटरी चार्ज पार्टिकल क्वार्क्स और खाली स्पेस में ग्लूवान्स, ये न्यूक्लियस। और बाहर में आप देखेंगे जो एंड पॉइंट है स्टैंडिंग फोटॉन्स के, वहाँ पर एक बड़े बड़े बल्ज होंगे, नेगेटिव बल्ज। तो ओवरऑल जो फिगर बनेगा सिंप्लीफाइड वे में कि न्यूक्लियस के अंदर जो स्टैंडिंग फोटॉन के पॉजिटिव लेयर्स छोटे छोटे पार्टिकल्स बना लेंगे, पॉजिटिव वर्टिकल जो चार्जेस हैं वो छोटे छोटे पार्टिकल्स बना लेंगे न्यूक्लियस के अंदर। वो क्या होंगे? क्वार्क्स हो जाएंगे। उनके मध्य क्या बोलते हैं, एक्सचेंज होता, जो वर्चुअल स्टैंडिंग फोटॉन है वो ग्लूवान्स बना लेगा खाली स्पेस में, ग्लूवान्स। क्योंकि ये जो वर्चुअल पॉजिटिव चार्ज क्या है एक्चुअली में लाइट का ही पार्ट है ना, स्टैंडिंग वेव का ही पार्ट है, तो वो ग्लूवान्स बना लेगा। और एक्चुअली में न्यूक्लियस बन कहाँ रहा है? ये ग्रेविटॉन मिस के एक टेम्पररी मास पर ही न्यूक्लियस बन रहा है। और इससे स्टैंडिंग फोटॉन्स जो हैं वो आपस में जुड़े होंगे, स्टैंडिंग फोटॉन्स। लेकिन जो नेगेटिव एंड है, नेगेटिव फ्लक्चुएटिंग जो वर्चुअल पार्टिकल है, उसके बल्ज बड़े होंगे और बड़े होके आपस में जब ये नेगेटिव बल्जेस क्या बोलते हैं ओवरलैप करेंगे, तो एक्चुअली में छोटे छोटे पार्टिकल्स जो बनेंगे वो इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन के छोटे छोटे पार्टिकल्स बन जाएंगे। और इस तरह से ग्रेविटेशनल मिस के किसी टेम्पररी चार्ज के अराउंड न्यूक्लियस बनेगा, जिसमें क्वार्क्स और ग्लूवान्स बनेंगे। और इसके अराउंड क्या बोलते हैं, स्टैंडिंग वेव होगी फोटॉन्स की। और इस स्टैंडिंग वेव्स के सिरों पर क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन के छोटे छोटे पार्टिकल्स बनेंगे। एक तरह से एटम, नए एटम्स भी बन सकते हैं, और एटम के कोलिजन से ब्लैक होल। तो एक्चुअली में जब भी ब्लैक होल है जो बहुत सारे फोटॉन को एब्जॉर्ब भी कर रहा होगा, बहुत सारे फोटॉन्स को, तो वो अपने सराउंडिंग में बहुत सारे नए मॉलिक्यूल्स भी बना रहा होगा ब्लैक होल, न्यू मॉलिक्यूल्स भी बना रहा होगा। और ये न्यू मॉलिक्यूल्स कहाँ से आएंगे? फोटॉन के एब्जॉर्प्शन से आएंगे। तो अगर फोटॉन है, कई सारे फोटॉन्स एक्चुअली में ब्लैक होल में एब्जॉर्ब होंगे और एक्चुअली में ये नए मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे। और यही नए मॉलिक्यूल्स एक्चुअली में ब्लैक होल को, जो इसका मास ख़त्म हो रहा है, उसको नया मासेस भी, न्यू मास प्रोवाइड करेंगे। और ब्लैक होल जितना जल्दी वो अपना मास खा रहा है, उसको नया मास भी मिल रहा है। तो ब्लैक होल एक तरह से क्या है, एक कंटिन्यूअस रिएक्टर है। ब्लैक होल क्या है? ये ब्लैक होल है, और ये क्या है? कॉन्टिन्यूअस रिएक्टर है। केमिकल इंजीनियरिंग, बायोकेमिकल इंजीनियरिंग में आ गए, जहाँ एक तरफ से फोटॉन इनपुट लाइन में है और आउटपुट में क्या है? आउटपुट में जीरो है, कुछ निकल नहीं रहा। लेकिन एक्यूमुलेशन क्या है? एक्चुअली में नंबर ऑफ न्यू मॉलिक्यूल्स एक्यूमुलेट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? एक्यूमुलेट कर रहे हैं अंदर ना। तो इसकी आप मैथमेटिकल मॉडलिंग भी कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे हम रोकते हैं। उम्मीद है ये एपिसोड आप लोगों को पसंद आया होगा। थैंक यू सर।